टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक का नाम है। सुनो आप, देखो प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि हम इसको अप्लाई नहीं करना आता। डिफरेंशिएशन वैसे तो ना प्रॉब्लम कहाँ है कि एक तो डिफरेंशिएशन ये बहुत मैथ्स के हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। जो ज़्यादातर फिजिक्स के टीचर वो वाले हैं जिनके पास नॉन मेडिकल थी, तो नॉन मेडिकल, जैसे मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, तो वो क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं वो, और फिजिक्स में उतना आना नहीं होता। मैं चाहे डिफरेंशिएशन चाहे 1 और 10 दिन तक पढ़ाई रखूँ, मतलब मुझे बहुत डीप में आता है, लेकिन फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही कराऊंगा आपको, मैं ज़्यादा नहीं करवाने वाला बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ आती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि उसको हम अप्लाई कैसे करें, कि फिजिक्स में जहाँ देखो वहाँ डिफरेंशिएशन यूज हो जाता है, हमें ये नहीं पता लग पाता। इंटीग्रेशन भी ऐसे ही, जहाँ देखो पता नहीं लग पाता यार यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा तो क्यों लगेगा, एकदम से जब भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता, जब आप उसका सोल्यूशन देखते हो तो पता लगता है तो इंटीग्रेशन से कर रखा है, फिर इंटीग्रेशन लगाया क्यों ये नहीं पता लग पाता। तो वो चीज़ भी हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में। शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है कि पहले तो बिल्कुल बेसिक बातें चलेंगी, ठीक है ना, फिर आपको बाद में, अच्छा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है क्या कि मैथमेटिकल टूल है एक। मैथमेटिकल टूल का मतलब क्या है कि जैसे एडिशन होता है, जैसे सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे डिवीजन होता है, तो सर इन्हीं से काम चल जाता है। ये डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया सर, इसका फ़ायदा क्या है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। एक्चुअल में क्या हुआ कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना डिफरेंशिएशन के हो ही नहीं सकते। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दिया, मतलब कुछ साइंटिस्ट लोग थे, वो न्यूटन के पास एक क्वेश्चन ले गए कि भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ, न्यूटन का बिस्तर चकरा गया। क्या क्वेश्चन है सुनो आप, मैं मान लो आपको ये कह दूंगा एक बॉडी है, वो t=0 पर x=0 पर है, t=0 पर कहाँ पर है वो, और t=1 पर है x=1 पे, t=2 पर है वो x=8 पर, t=3 पर है वो बॉडी x=27 पर, और t=4 पर है वो x=64 पर है, मतलब मान लो ये कह दिया। और मैं ये बोल रहा हूँ कि t=2.5 पे उस बॉडी की वेलोसिटी बताओ। क्वेश्चन ये था, साइंटिस्ट लोगों की एक टीम थी, वो ले गई न्यूटन के पास, उन्होंने कहा भाई ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, ये करके दिखा दे, आसान सा क्वेश्चन है। एक बॉडी है, t=0 पे x=0 पे, t=1 पर x=1 पे, t=2 पे x=8 पे, t=3 पे x=27 पे, t=4 पे x=64 पर है। पहली बात तो ये कि इसके अंदर उसकी जो ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जा रही, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जाती तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती वो, मतलब जैसे कि मान लो यहाँ 1 सेकंड हो गया 0 से 1, तो उसने 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर 1 सेकंड में अगली 1 से 2 कितना ट्रैवल किया, 7 मीटर, फिर अगली 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया उसने, 19 मीटर, 19 मीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रैवल किया उसने, बताइए जो भी आएगा यार, ये कितना आ रहा है, 37 आ रहा है शायद, ये नहीं 3, हाँ 37 आएगा शायद, ये 37 मीटर ट्रैवल किया इसने, ठीक है। तो यार ये पहली बात तो ना यूनिफॉर्म स्पीड ही नहीं है, और स्पीड बढ़ भी रही है तो यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रही। स्पीड अगर बढ़ भी रही है तो यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रही यार। तो कहने का मतलब ये था, ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन है कि t=2.5 पे वेलोसिटी बताओ। इस क्वेश्चन में आप में से कोई नहीं कर सकता, मैं श्योर हूं, बिना डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना, कोई करके दिखा दो इस क्वेश्चन को। हाँ क्या कह रहे हो, कर दिया क्या, 15 पॉइंट, श्योर है ये, कैसे किया आपने, है भाई, क्या क्यूब है, अरे पूरी बात तो बोलो, आपने 2.5 क्यूब किया तो उससे x निकल के आएगा। सुनो आप, इसने पता क्या फॉर्मूला लगाया, इसने क्या किया कि सर देखो जो x वेरी कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू t क्यूब वेरी कर रहा है। सर t की वैल्यू 1 डालो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, t की वैल्यू 2 डालो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। मैंने इसे 2.5 पुट कर दिया, यहाँ पे 2.5 का क्यूब कर दिया, तो यहाँ से t=2.5 पे x की वैल्यू आएगी, t=2.5 v की वैल्यू नहीं आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू बतानी भाई, नहीं हो पाएगा इससे, ये गलत है, ये वाला, ये इसको सोल्व करके इसने ये निकाला है, गलत है। और कोई करने वाला है इस क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन था वो जो साइंटिस्ट लोगों से हुआ ही नहीं, बड़े बड़े मैथमेटिशियन बिठा लिए, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, वो गए न्यूटन के पास, भाई न्यूटन ये देख भाई ये क्वेश्चन है, न्यूटन का सिर चकरा गया, उसने कहा 3 दिन चाहिए मुझे, 3 दिन। ऐसे और भी क्वेश्चन थे 1-2 इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे, वैसे क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे थे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन थे। मैं आपको और भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, इंटीग्रेशन की क्यों जरूरत पड़ी तब पता लगेगा आपको। वो ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे, और उन क्वेश्चंस को लेके गए कि भाई ये एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ये हो नहीं पा रहे हैं,
न्यूटन का दिमाग घूम गया, न्यूटन अपना 3 दिन कमरे में बंद रहा, फिर 3 दिन बाद बाहर निकल के आया वो, उसने कहा एक नई ब्रांच की शुरुआत, फिजिक्स की एक नई मतलब ब्रांच निकाल दी, कैलकुलस। कैलकुलस मैथ्स का पार्ट है लेकिन शुरुआत फिजिक्स से हुई है इसकी। उसी ने बताया फिर डिफरेंशिएशन के बारे में, उसने कहा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास टूल थे पहले, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था, यही टूल थे हमारे पास, इन टूल से ये वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते, सीधी सी बात है ये। अब एक नया टूल डिफरेंशिएशन, एक नया टूल इंटीग्रेशन, वो निकल के आया, ठीक है ना, और वो टूल निकाल के फिर क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस थे, वो लोगरिथम से ही सोल्व हो पाते, लोग की जरूरत क्यों पड़ी, मैं आपको बताऊंगा एक आधे क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन दूंगा आपसे, किसी से नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन बिना लोगरिथम के, ठीक है ना, वो क्वेश्चन लोगरिथम का यूज करके ही हो सकता है, तो इसलिए लोगरिथम की शुरुआत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, किसी नया टूल कब बनता है, जब एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व ना हो पाए, और वो उसके लिए एक नई चीज़ की जरूरत पड़ जाए, तब एक मैथमेटिक्स का एक नया टूल आता है मैथमेटिक्स का। तो डिफरेंशिएशन क्यों आया ये आपको पता लग गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बाद में आप सेकंडों में हो जाएगा, सेकंडों में आप विदिन 5 सेकंड या विदिन 3 सेकंड इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता हो तो विदिन 3 सेकंड ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो जो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहो, ये क्वेश्चन नहीं होने वाला आपसे। आगे बात समझ में आपको। अब डिफरेंशिएशन पहले तो सीखते हैं, कुछ रूल सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करना सीखेंगे, पहले रूल सीख रहे हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन की। किसी को कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग? बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मान लो आपको कोई ये कह दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, सुनो, मान लो ये कह दे कोई कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कह दे, तो पहले तो इसको पढ़ने का तरीका, होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसको पढ़ने का तरीका होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसको पढ़ने का तरीका होगा। मान लो कोई ये कह दे कि डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब, फिजिक्स में यहां पर y है तो यहां पर y ही मिलेगा आपको, यहां पर x है तो यहां पर x ही मिलेगा, ऐसा नहीं मिलने वाला कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसके अंदर सुनो, आप इसको क्या लिखोगे बताइए आप, इसमें ऐसा वैसे हो सकता है लेकिन मिलेगा नहीं। इसके अंदर एक बात बताइए, इसको बताइए क्या लिखोगे आप इसके अंदर, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई क्यूब विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मान लो कोई ये कह दे कि डी बाई डी जेड रूट जेड, ऐसा बताइए, इसको बोलने का तरीका क्या होगा बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये तो बोलने का तरीका हो गया। लगाई हुई है वाली क्लास आती है पक्का? तुम्हें कल वाला तो कुछ आता नहीं, याद नहीं हो तो रूल पूछ लूँ इसके, कॉपी बंद करो, अभी रूल पूछता हूँ। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ, डिफरेंशिएशन तुमने कब लगाई क्लास? अच्छा, अभी 11th की में यही चल रहा था शायद, है ना? ठीक है, बैकअप ले लो आप क्लास के अंदर, आपने भी लगाई हुई है। देखो सुनो आप, यहाँ पे रूट जेड, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट जेड ऐसे लिखेंगे इसको। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। पहले तो बोलने का तरीका, अभी रूल्स मैंने कुछ नहीं बताए हैं, अभी तो मैंने सिर्फ बोलने का तरीका सिखाया है कि इसको बोलते कैसे हम लोग, ठीक है जी। अब सुन लो अगली बात। हाँ जी, आगे बढ़े ना। देखिए आप, रूल नंबर 1, अगर ऐसा लिख रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ठीक है, यहाँ पे n x n माइनस 1, यहाँ पे n x n माइनस 1 बोलते हैं इसको, ये रूल है, इसको बोलते हैं n x n माइनस 1, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ये कह दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे पहले तो 3 लिखोगे यार, ये पावर नीचे उतार लो, फिर x लिखो, फिर 3 माइनस 1 कर दो, तो क्या बनेगा, ये 3x स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। अब जैसे कोई ये कह दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6, क्या आएगा बताइए इसका, पहले तो 6 लिखोगे, फिर x लिखोगे, फिर 6 माइनस 1 करोगे, बताइए कितना आएगा यहाँ पर, ये 6x की पावर 5, ये निकल के आएगा आपके पास। बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब सुन लो अगली बात। मान लो मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5, इसको करो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5, तो क्या लिखोगे, -5 एक्स की पावर -5 -1, कितना आंसर आएगा बताइए,
-5x की पावर -6 आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा अब सुन लो, अगर कोई ये कह दे कि d/dx ऑफ x की पावर 3/2, इसको करके दिखाओ जरा, x की पावर 3/2। देखो सुनो, आप पहले 3/2 लिखोगे, फिर x लिखोगे, फिर 3/2 -1 करोगे, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करोगे तो 3/2 x की पावर कितना बनेगा यहाँ पर, ये 1/2 बनेगा। कर लेंगे आप इस तरीके से। अब जैसे मान लो आपको ये कह दें कि d/dx ऑफ 1/x की पावर 3, कोई ये कहते हैं इसको सोल्व करो, तो सुनो ध्यान से, नीचे रहते रहते कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। पहले आप इसको ऊपर लेके आओगे, इसको ऊपर लाके फिर डिफ्रेंशिएट करोगे। पहले आप इसको ऊपर लेके आओगे, इसको लिखोगे, बताइए आप क्या, d/dx ऑफ x की पावर -3, ऐसा लिखोगे आप इसको, d/dx ऑफ x की पावर -3। इसको ऊपर लेके आए हम लोग, फिर क्या लिखोगे बताइए, -3x की पावर -3 -1, क्या आएगा यहाँ पर, ये -3, ये आएगा आपके पास। समझ में आ गया होगा आपको। यही तरीका है, इसको पहले ऊपर लेके आओ फिर डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। अब सुनो अगली बात, मान लो मैं आपको ये कह दूं कि d/dx करके दिखाओ आप मुझे, d/dx ऑफ √x, ये करके दिखाइए आप, d/dx ऑफ √x। या रूट में रहते रहते डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, पहले रूट को हटा के 1/2 कर लो पावर में। गुड, करते हैं अभी। सुनो आप, इसको लिखोगे आप d/dx ऑफ, पहले तो इसको लिखोगे x की पावर 1/2 लिखोगे, रूट को हटा के क्या लिखोगे, पावर 1/2। अब ऐसा करो, इसको लिखोगे 1/2 x की पावर 1/2 -1, सॉल्व करो, कितना बनेगा यहाँ पर, ये 1/2 x की पावर -1/2 बनेगा, यही आंसर है इसका। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/2, इसको नीचे ले आओ आप, तो नीचे लेके आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी इसकी, और अब आप इसको लिख सकते हो 1/2 √x। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है यार, रिजल्ट ये वाला याद रखना है, और इसी रूल नंबर 2 भी है, क्योंकि ना बार बार यूज होता है। मैं रूल उसको बना रहा हूँ जो क्वेश्चन सोल्व करने में बार बार यूज होता है। जैसे कि d/dx ऑफ √x, ये किसके बराबर हो जाएगा बताइए, 1/2 √x, 1/2 √x के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ये रूल आपको याद रखना है, d/dx ऑफ √x होता है 1/2 √x, ये बार बार यूज होगा। अगर कोई भी चीज़ मैं बॉक्स में बंद कर दूँ ना, तो ये समझ लो वो याद, मतलब जो ना करने वाली बात है वो, ठीक है ना, वो याद करने वाली बात है। हाँ जी, इसका डेरिवेशन भी मैंने प्रॉपरली कर दिया है, ठीक है, मैंने इसको समझा भी दिया है, ठीक है ना। ये कैसे है कि d/dx ऑफ √x 1/2 √x, क्योंकि पेपर में ना एक एक सेकंड बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कहीं पे 15-15 20-20 सेकंड भी बचती हैं तो हमें वो बचानी चाहिए, ये बचाए बिना नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, d/dx, मान लो मैं ये कह दूं कि d/dx ऑफ 1/x, इसको सोल्व करो। इसमें ये आपको पता है कि पहले x को ऊपर लेके जाओगे आप, करो, x को ऊपर ले जाके सोल्व करके दिखाओ इसको। सुन लो, इसको लिखोगे आप d/dx ऑफ x की पावर -1 लिखोगे आप, फिर लिखोगे माइनस को आगे ले लो आप, -1 को, मेरा मतलब x की पावर -1 लिखोगे आप, -1 ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको लिख सकते हो माइनस का 1/x² लिखोगे आप, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये रिजल्ट भी आप याद कर लो, रूल नंबर 3 यही है, ये क्योंकि ये भी बार बार यूज होता है कि d/dx ऑफ 1/x जो होता है वो माइनस का 1/x² के बराबर होता है। एक तीसरा रिजल्ट ये वाला भी है, ठीक है जी। ये थर्ड है, ये तीसरा रिजल्ट हो गया, रूल नंबर 3,
या रिजल्ट नंबर 3 भी बोल सकते हो आप इसको, रिजल्ट नंबर 3। नीट के अंदर ये मान के चलो कि किसी भी बच्चे को सिर्फ ये रिजल्ट भी बताऊं और उनको अप्लाई करना आता हो, तो उसके 35 क्वेश्चन ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता किसी पेपर के अंदर, मतलब ही नहीं है। सिर्फ फिजिक्स के रिजल्ट याद कर लो और उन रिजल्ट के 5-5 क्वेश्चन कर लो बस सबके, ठीक है। इतना भी कर ले जाए कोई स्टूडेंट तो 35 तो सिर्फ उससे ठीक हो जाएंगे, बाकी चीज़ें तो मतलब कर ली तो फिर पता नहीं क्या बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स हैं, मतलब हम एक बार इन रिजल्ट्स को भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्लास के अंदर, एक एक रिजल्ट को। अब सुन लो अगली बात, ये रूल नंबर 3 पता लग गया ना आपको। अब सुनो अगली बात, ये 3 रूल्स तो याद हो गए। अब सुनो रूल नंबर 4, d/dx ऑफ के यू। देखो सुनो आप यहाँ पे जो k तो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट नंबर एक नंबर है। u कोई टर्म है, टर्म का मतलब ये हुआ कि ये x³ भी हो सकता है, x⁴ भी हो सकता है, x⁴ भी हो सकता है, √x भी हो सकता है। इसमें आप k को बाहर ले सकते हो, k को आप इसमें बाहर ले सकते हो, इसको लिख सकते हो d/dx ऑफ u, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो आप d/dx ऑफ u, ये रूल नंबर 4, दिस इज द रूल नंबर 4 यार, कि d/dx ऑफ के यू, इसमें आप k को बाहर ले लो और इसको लिख सकते हो d/dx ऑफ u। जैसे कि मान लो कोई ये कह दे कि यहाँ पे इसके अंदर जैसे सपोज कोई ये कह दे कि d/dx ऑफ 4√x करके दिखाओ, इसको 4√x को सोल्व करके दिखाओ, तो यार इसमें 4 है, ये तो कॉन्स्टेंट नंबर हो गया और √x एक टर्म होगी, तो 4 को तो आप बाहर ले सकते हो, इसमें 4 को बाहर ले लो, इसको लिख सकते हैं d/dx ऑफ √x, इसको लिखोगे d/dx ऑफ √x। अब √x दिए तो बाहर ले लिया 4 ये 4 मल्टीप्लाई में था इसलिए बाहर ले लिया। अगर 4 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, कहीं ऐड में हो और उसको बाहर ले लो आप, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि एक 11th के स्टूडेंट ने क्या किया कि क्वेश्चन ये था कि d/dx ऑफ 4 + √x था, उसने कहा सर 4 को तो मैं बाहर लूंगा सर, आपने कहा था कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेना, मैंने 4 को बाहर ले लिया सर, d/dx ऑफ अंदर बच गया प्लस √x। यार ये क्या तरीका है भाई, ये 4 प्लस में था, ये थोड़ा ना बाहर लोगे, ये 4 क्या होना चाहिए बताइए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तभी बाहर लोगे, ठीक है ना। अब सुन लो, इसके अंदर जो है, इसमें आप एक काम करो, आप इसको जो है ना √x जैसे, तो ये √x का रिजल्ट आपने याद ही किया, तो √x का क्या आएगा यहाँ पे, 1/2 √x आएगा, ये 1/2 √x, ठीक है जी, 1/2 √x हो जाएगा। या तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 2/√x। कोई डाउट है किसी के मन में, स्पीड ज़्यादा तो नहीं लग रही आपको। मुझे थोड़ा सा जो ना नीट के ड्रॉपर बैच के अकॉर्डिंग थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, या उसे थोड़ी सी कम रख सकता हूँ, ज़्यादा कम नहीं कर सकता मैं। किसी बच्चे को ये कम समझ में आ रहा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग नहीं होना, उसको मेरे अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग होगा तो किसी का सिलेक्शन नहीं होना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मेरे अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। वो मेरे अकॉर्डिंग कैसे होए, इसी का वीडियो देख लेना बाद में, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हर क्लास रिकॉर्ड होएगी, कंप्यूटर में भी और ऐप में भी आ जाएगा आपके पास फ़ोन पे, ठीक है ना। तो आप जो है उस वाले लेक्चर को आप देख सकते हो यार, और रोक के देख लो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, के यू के अंदर के को आप बाहर लेके इसको ऐसे लिख सकते हो, ये रूल नंबर 4 है। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम लोग इसका, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं हम लोग। मान लो कोई ये कहते हैं कि d/dx ऑफ, मान लो लिखते हैं -3x⁷, ठीक हो, ये कहते हैं इसको सॉल्व करो आप, तो क्या करोगे बताइए, -3 को बाहर ले लो, पहले मल्टीप्लाई में -3, इसको लिखोगे -3 d/dx ऑफ x⁷, कैसे लिखोगे बताइए इसको, -3 को तो बाहर ले लो आप, d/dx ऑफ x⁷ कितना हो जाएगा बताइए, 7x, 7 - 1, क्या आंसर आएगा बताइए इसका, -21, ठीक है ना, -21 x⁷ आएगा, ये आंसर आएगा इसका। समझ में बात आ गई होगी आपको, कोई शक है किसी को इस चीज़ में, इस रूल में। अब आ जाओ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 सुन लो भाई। रूल नंबर 5 ये है, रूल नंबर 5 के अंदर d/dx ऑफ ए कांस्टेंट नंबर, k का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर, ये हमेशा 0 होता है, d/dx ऑफ ए कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, d/dx ऑफ ए कांस्टेंट नंबर हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा। d/dx ऑफ ए कांस्टेंट नंबर, जैसे कि d/dx ऑफ 100 कोई कहते कितना हो जाएगा,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ 100 तो एक नंबर है यार सिर्फ, इसका है कोई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 ऐसा तो नहीं लगा हुआ ना, तो क्या है एक्स, ये 100 क्या है कॉन्स्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। कोई ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ -3, डी बाई डी एक्स ऑफ -3 क्या आएगा बताइए, ये भी 0 आएगा। अच्छा पाई भी एक कॉन्स्टेंट नंबर है, कोई ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, फिक्स होती है वो, तो कॉन्स्टेंट नंबर हुआ वो, चाहे फ्रैक्शन में है तो एक नंबर ही ना। कोई डी बाई डी एक्स ऑफ ई बोलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई, ई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 होती है, ई की वैल्यू होती है 2.71, याद रखिए एक नंबर है ये वाला भी, ठीक है ना। तो इसकी जो 2.71 इसकी डिफरेंशिएशन 0 आएगा इसका भी। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई 0 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई ये 0 होता है। कोई ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ये यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट जी है, जी के बारे में लिखता है कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी एक नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 0 आएगा इसका डिफरेंशिएशन। कोई भी अगर नंबर दे रखा है तो उस नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुन लो अगला डिस्कशन, ये कितने रूल्स हो गए थे। अच्छा इसी में ना मतलब बच्चा ये कहता है कि सर मतलब इसका ना प्रूफ क्या है सर, इस बात है कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जो है ना वो 0 आएगा। ये आपने बता तो दिया सर कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन आएगा, मैं मान कैसे लूँ इस बात को, इस बात का डेरिवेशन किया जा सकता है और कॉन्सेप्चुअल में बता देता हूँ कैसे। देखिए आप मान लो कि यहाँ पे कोई ये कहता है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3 करके दिखाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, और याद नहीं मतलब ना वो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट नंबर का 0 होता रूल लगा दिया आपने, प्रॉपर तरीके से करके दिखाओ। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 × 1, हाँ जी ऐसा लिखने में कोई बुराई है, लिख सकते हो ऐसा। फिर आप लिख सकते हो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 0 लिख सकते हो आप इसको, यार 1 को क्या लिख सकते हो x की पावर 0, 1 को x की पावर 0 लिखने में तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा 3 क्या एक कॉन्स्टेंट नंबर, इसको बाहर ले सकते हो, 3 क्या ले सकते हो बताइए बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 0। अब x की पावर 0 को डिफ्रेंशिएट करना है तो 3 × 0 को पहले आगे लिख लो, फिर x लिखो, फिर 0 - 1 करो। अब ये पूरा 0 से मल्टीप्लाइड है, ये भी 0 से मल्टीप्लाइड है, ये भी 0 से मल्टीप्लाइड, तो ओवरऑल 0 ही आएगा यहाँ पे, क्या आएगा ओवरऑल 0। तो इस प्रकार ये बात प्रूव हो जाती है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इस बात का प्रूफ भी होगा, 2 लाइनों का था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के किया है मैंने, तो इसका डेरिवेशन हमने कर लिया। वो सारे डेरिवेशन हम करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल होंगे, जिनसे कोई न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो सकता है। जो ऐसे डेरिवेशंस हैं जिनका मतलब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कोई फिजिकल परसेप्शन नहीं मिलता, जिनका यूज़ करके कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, तो उनका डेरिवेशन का कोई फायदा नहीं है। उनके डेरिवेशन के हम रिजल्ट याद करेंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन मैंने करवा भी दिया तो अगले दिन एक भी बच्चे को याद नहीं मिलने वाला, और याद मिल भी गया एक भी बच्चे को तो इसका मतलब उसने और पढ़ाई छोड़ के वो याद किया होगा जरूर पहले तो बैठ के, ठीक है ना। तो वो डेरिवेशन हमें कुछ करने नहीं है, कुछ तो समझ आ रही है बात आपको। कुछ बच्चे वो डेरिवेशन करना शुरू कर देते हैं ड्रॉपर बैच में बैठ के, बोर्ड थोड़ा ना पास करना है। अभी देखिए अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, अगला कंसेप्ट। अगर कोई ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, कितने रूल्स हो गए थे, ये रूल नंबर कौन सा है, ये रूल नंबर 6 है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू भी एक टर्म है, वी भी एक टर्म है। जैसे यू है, यू को आप लिख सकते हो x की पावर 4, x की पावर 6 कुछ भी लिख सकते हो यू की जगह। वी भी एक टर्म है, जैसे x² x³ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर sin x होता सकता है इसकी जगह, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो तो आप पहले तो u को बाहर लिख लो, फिर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ v लिख दो किसको, यार रुको ये रूल नहीं, अभी सुन आप, पहले u प्लस वी वाला रूल करना है यार, पहले u प्लस वी वाला रूल करेंगे हम लोग। मान लो यहाँ पे कोई ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी, ऐसा लिख रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी, u भी एक टर्म है, v भी एक टर्म है, इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर जो साइन यहाँ पे वही वाला साइन यहाँ आएगा, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v, ऐसा लिखोगे आप इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये रूल है भाई, रूल नंबर 6। जैसे कि अगर हम इसमें करें इसको डी बाई डी एक्स ऑफ को ये कह दें कि डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस x की पावर 3, ठीक, कोई कहते हैं कि इसको सोल्व करके दिखाओ आप, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो यार, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ x², डी बाई डी एक्स ऑफ x², यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ करोगे फिर इसको आप, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस का साइन तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है जी। चलो करो सोल्व इसको, कितना बनेगा यहाँ पर, ये 2x प्लस में 3x² बनेगा, हो गया सोल्व ये।
कर लेंगे आप इस तरीके के क्वेश्चंस को। जैसे कि मान लो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मान लो आपको ये कह दें कि सपोज यहाँ पे इसके अंदर कोई ये कह दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस का 1/x, इसको करके दिखाओ आप। रूट एक्स और ये माइनस का 1/x है, जैसे इसको कर दिया, इसको करना है तो क्या करोगे बताइए? पहले तो इनको सेपरेट कर लो, जैसे इसके अंदर है इसमें सेपरेट करो आप। कैसे करोगे बताइए? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करोगे पहले तो, फिर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लगाओगे आप, फिर क्या करोगे बताइए? उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x लिखोगे आप इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। अब बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है, ये तो याद ही कर रखा है हमने। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, फिर ये माइनस साइन लगा दो यहाँ पे, फिर ब्रैकेट शुरू। 1/x क्या होता है? -1/x², ये तुमने याद कर रखा है यार कि 1/x क्या होता है? -1/x², रूल नंबर 3 में बताया था आपको, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे क्या आएगा इसके अंदर? 1/2 रूट एक्स प्लस का 1/x² ये आएगा आपके पास। दिस इज आंसर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई शक? एक बच्चा बोला सर ऐसे कोई रूल बुक में तो नहीं दे रखे, रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 ऐसा कुछ करके किसी भी बुक में नहीं दे रखे। यार अपने को ना बुक से कोई मतलब नहीं है, अपने को उस बात से मतलब है फाइनल पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे नीट के वो कैसे सोल्व होंगे, हमारा सीधा सा मतलब यही वाला है, ठीक है ना। उसके लिए जो रिजल्ट जो चीज़ बार बार यूज़ होती है ना वो क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है ना, हमने उनको रूल बना लिया, बस बात खत्म। रूल बोल दो उसको, रिजल्ट बोल दो, वो बार बार यूज़ होते हैं यार, ठीक है। मैंने खुद क्या किया कि पहले जैसे कि कोई भी टॉपिक जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो उससे पहले जो है ना उसके ऊपर वर्कआउट होता है, पहले से हज़ारों क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं उसके पहले। जब ये बनाया गया था उस टाइम पहले इसके हज़ारों क्वेश्चन सोल्व किए, फिर ये देखा गया इस क्वेश्चन में किस रिजल्ट की जरूरत है, इस क्वेश्चन में किस चीज़ की जरूरत है, क्या बच्चों को पता होना चाहिए, फिर इसके लिए किस चीज़ की जरूरत है, ठीक है ना। फिर वो सारी चीज़ जिन जिन की जरूरत पड़ती है वो सारी चीज़ नोट की गई, फिर उसमें से याद क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। वही चीज़ें याद करवाई जा रही हैं बस आपसे, ठीक है ना। उसी की मतलब एक थ्योरी बनाई गई, फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड थ्योरी, किसी बुक की थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ की जरूरत है, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होंगे। अपने को क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है ना, सोल्व होने से मतलब है क्वेश्चन दिखे वो नॉलेज होना और फाइनल पेपर में जल्दी जल्दी 30-30 सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व होना, उसमें बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे जो फिजिक्स के टीचर हैं जिन्होंने मतलब MSc PhD जो इस टाइप के हैं, जिन्होंने मतलब अच्छी क्वालिफिकेशन है, उनको नॉलेज भी अच्छी है बहुत, कोई भी क्वेश्चन कराओ वो क्वेश्चन भी कर देंगे, लेकिन उनको पेपर दो नीट का और टाइम दो, 1 घंटे का टाइम है, ये लो नीट का फिजिक्स का पेपर, नंबर लेके दिखा दे, वो नंबर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो वो ट्रिक्स उनके माइंड में कुछ नहीं आएगा, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सा जल्दी, कौन सा कहाँ 15 सेकंड बचाने, कहाँ 5 सेकंड बचाने, उनको कुछ नहीं पता होगा, ठीक है ना। हालांकि उनको अगर टाइम लिमिट खत्म कर दी जाए तो सारे कर देंगे, मैं मानता हूँ इस बात को। पेपर से बाहर आने के बाद उसे 1 घंटे के बाद 2 घंटे में तो पूरा पेपर कर देंगे, वो हर बच्चा भी कर देता है घर आके तो पूरा पेपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 1 घंटे का पेपर है तो 1 आवर का पेपर है, तो वो पेपर होना चाहिए मतलब आपका 40 मिनट में पूरा पेपर खत्म हो जाना चाहिए, मतलब टारगेट 40 मिनट का होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके 1 घंटे में पूरा हो पाएगा। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे फंसेंगे जिनमें 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे और आपको आते भी होंगे। तो इसलिए जो है 40 मिनट को टारगेट, उसके लिए एक स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है, वो हर टीचर नहीं कर सकता। एक स्पेशल एक मतलब हर क्वेश्चन को ये ऐसे सोचना पड़ेगा ये 15-20 सेकंडों में होगा, कैसे होगा, हर क्वेश्चन 30 सेकंड्स में कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें में याद करके रखनी पड़ेंगी। बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे याद करने पड़ेंगे जो मतलब याद भी नहीं करने चाहिए, ऐसे याद करने पड़ेंगे कुछ एक रिजल्ट्स हो। चलो एनीवे, इस केस के अंदर आपको ये बात पता लगी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बार बार यूज हो रहा है, हालांकि कहीं नहीं लिख रखा, लेकिन बार बार मैंने देखा है क्वेश्चंस में यूज होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन बार बार यूज होता है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो इसलिए हम उन रिजल्ट्स को याद कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़ आपको पता लगी, ठीक है ना, ये रूल नंबर 6 पता लग गया। अब रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर सुन आप एक है ना, कुछ एक रिजल्ट याद करो यार कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है कोस एक्स के बराबर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स के बराबर, माइनस साइन एक्स के बराबर। एक डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स ये होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर। और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इसका होता है ई टू द पावर एक्स के बराबर ही। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x के बराबर, ठीक है ना भाई। इसके अंदर जो है
ये आपको करना है, ये याद करना आपको, ठीक है। याद कर दो भाई ये अभी की अभी, ठीक है ना। ये वाले रूल नंबर 7 के अंदर आइए, 5 बातें हैं। ज़्यादातर तो जरूरत पड़ेगी वो, एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है भाई, एक तो इसकी और एक इसकी, इन दोनों की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एक इन दोनों की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा, 10x की कमी पड़ती है। मतलब पाँचों याद कर लो यार। साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, 10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, और लोग एक्स का बताइए 1/x, ठीक है। ये कर दो याद है अभी की अभी, पाँचों के 5। हाँ जी, याद हो गए होंगे आपको ना। सबसे लास्ट स्टूडेंट, साइन एक्स का, कोस एक्स का भाई, 10x का बताऊं, माइनस कहाँ से आएगा 10 के आगे? 10 के केस में सिर्फ सेकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। हाँ जी, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का ई टू द पावर एक्स, हाँ जी 1/x, ई टू द पावर एक्स का बताओ, साइन एक्स का बताओ, कोस एक्स का, 10x का बताओ,